हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम कर रहे हैं सीटेट एनसीईआरटी सीरीज़, जो आपका पेपर होने वाला है 8 फेब को सीटेट एग्ज़ाम। उस पे साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँ आपको इस चैनल पर। और हम लोग साइंस के जो एनसीईआरटी बुक है उससे ही पूरा पेपर आता है आपका, जो भी आपके क्वेश्चंस एंड ऑल आते हैं। तो साइंस के एनसीईआरटी बुक से हम लोग चैप्टर्स कर रहे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर में ढेर सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए हैं। ये ग्रेड 10 का आपका चैप्टर नंबर 3 है। ओके, सो पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ही कवर करेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर एनसीईआरटी से हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए देखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, सब मैंने हाईलाइट कर दिया है और उसी से हम लोग अपना प्रिपरेशन करेंगे। सो जब भी बात आती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तो हम लोग उसको किससे पहचानते हैं? सबसे पहले हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या? मतलब जैसा आप देखकर या उसकी आउटर चीज़ों से देखकर आप पता करते हैं। अब जैसे ही हमने मेटल का नाम लेते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आते हैं? स्टील के बर्तन जो हम लोग अपने किचन में यूज़ करते हैं, कॉपर ही आएगा आपके माइंड में। इसके अलावा सिल्वर आएगा आपके माइंड में, जो हम लोग डेली अपने गोल्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मेटल का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। वी ऑल नो दिस। बट अब हमें समझना है कि इसकी अगर हमें प्रॉपर्टीज पता करनी है या किस तरीके से इसका हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, तो हम उनको समझेंगे, ठीक है। द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेज इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चलिए, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल बताया, स्टील, कॉपर, तो स्टील यहाँ पर क्या है? ऐसा हम लोग इसको मेटल समझते हैं, बट इट इज़ अ अलॉय, जो हम लोग आगे जाके और डीप में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। एनसीईआरटी से ही आपका पेपर बनता है, पूरी उसी की लैंग्वेज रहती है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए या जो भी सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है एग्ज़ाम है, उसमें एनसीईआरटी ही डायरेक्ट पढ़नी चाहिए, ठीक है। और अभी आपका केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम आया है, उसमें भी ये आपको सीरीज़ बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। यहाँ पर है मेटल्स में, जैसे कि हम आयरन देखते हैं, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये इस तरह की ये सारी मेटल्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों को इसको देखते हैं। अब मेटल्स के ऊपर होती है जो एक शाइनी सरफेस, क्योंकि मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैविंग अ शाइनी सरफेस, ठीक है, एक शाइन करती है। और शाइनिंग जो सरफेस है, इस फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटेलिक लस्टर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लस्टर, मेटेलिक लस्टर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने जो पढ़ ली है यहाँ पर, वो है लस्टर, कि जो धातु होगी वो चमकती हुई होगी, उसकी सरफेस जो है वो शाइन करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे अपने सिल्वर, गोल्ड, ये सब देखा ही है, और एल्युमिनियम है, वो कहीं उसमें वो शाइन होती है। नेक्स्ट होती है, हम क्या बात करते हैं यहाँ पर, एक मैंने यहाँ पर इस लाइन को अंडरलाइन कर रखा है, होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, since take a small piece of iron, copper, aluminum and magnesium, try to cut these metals with a sharp knife and note your observation। तो जब भी हम लोग मेटल्स को कट करने की कोशिश करेंगे, तो अगर वो हार्ड होगा तो वो तो कट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसा कि हमारा सोडियम मेटल है, ये नाइफ से कट जाता है, ठीक है। सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सॉफ्ट मेटल्स में आते हैं, तो एक्सेप्शन हर जगह मौजूद होता है। तो लाइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो अगर सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी देखेंगे, दिस इज अ सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, लेकिन जो ये हार्डनेस है वो मेटल टू मेटल वेरी करती है, ठीक है। तो हम ऐसा स्टेटमेंट अगर आपको आ जाता है कि असर्शन एंड रीजनिंग में कि ऑल मेटल्स आर हार्ड, तो आप ये नहीं बोल सकते, बिकॉज हार्डनेस मेटल टू मेटल जो है वो क्या कहते हैं, वेरी करती है। तो यहाँ पर ऐसा आ सकता है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ट्रू और फॉल्स। तो वी विल सेलेक्ट ट्रू। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है फॉर योर एग्जाम, उसी को मैंने हाईलाइट किया है, जिससे कम टाइम में पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक्टिविटी यहाँ पर 3.3 दिखाई गई है। एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लाइक टेक अ पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड, कॉपर।
ठीक है। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लैक आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स। दिस मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम हैमर से उसको स्ट्राइक कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी मेटल को हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, वो फैलती है, शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर 3, मैलिएबिलिटी। जब भी हम लोग किसी मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स बीट करते हैं हैमर से, तो वो थिन शीट्स बन जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक है। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। तो अगर कहीं बात आती है कि विच इज़ द मोस्ट मैलिएबल मेटल, तो गोल्ड एंड सिल्वर। तभी गोल्ड और सिल्वर को जैसे भी हम लोग शीट्स में करके और उनसे अब तरह तरह की ज्वेलरी एंड ऑल बनती है। ठीक है। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3rd। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 4th, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो मेटल्स है उसको हम लोग छोटे छोटे लंबे लंबे पतले पतले वायर्स में हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और नेट जो बनाते हैं मेटल से, उनकी जालियां बनाते हैं, तो वो सब क्या है, थिन वायर में, बिकॉज वी कैन कन्वर्ट देम। सो यहाँ पर क्या है कि ये इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। क्लियर। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। अब यहाँ पर जो कुछ फैक्ट दिया गया, गोल्ड इज अ मोस्ट डक्टाइल मेटल। जैसा कि मैंने बोला है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट हाईलाइटेड है। हमें यही समझना है कि गोल्ड जो है सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल माना जाता है, होता है। और इसका सरप्राइज फैक्ट क्या है, अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एसेंशियल रीजनिंग में कहीं पे ऐसा आ सकता है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम कितना लंबा वायर बना सकते हैं। तो हम लोग 2 किलोमीटर लेंथ का वायर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से बना सकते हैं। समझिए कितना ज़्यादा वो डक्टाइल है इन नेचर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी ऑल कम टू नो, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी डिफरेंट गिवन डिफरेंट शेप्स एंड अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। तो इसीलिए हम मेटल्स को किसी भी तरीके से शेप एंड साइज दे के अपने यूज़ के लिए बनाते हैं। जैसे कि हमारे सारे यूटेंसिल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के होते हैं। ग्लास है, प्लेट है, कटोरी है, बाउल है। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपर वायर्स हम बनाते हैं। बहुत सारे जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं जहाँ मेटल्स का यूज़ हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी वी कैन गिव देम डिफरेंट शेप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करी हैं उनको याद रखिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या बताया गया है कि आपका जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम आएंगे, टेक एन एल्युमिनियम और कॉपर वायर। ओके ठीक है। क्लैंप दिस वायर ऑन ए स्टैंड। इस तरीके से हमें वायर को स्टैंड पे रखना है। मेटल वायर है ये। इसके बाद क्या करना है, फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। यहाँ पर पिन को यूज़ करना है। पिन को वैक्स की सहायता से हमें फिक्स कर देना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हीट द वायर विद अ स्पिरिट। ओके, यहाँ से स्पिरिट लैम्प से हमने हीटिंग स्टार्ट कर दी है। तो क्या होने वाला है कि हम हीट यहाँ पर कर रहे हैं, बट थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो पिन है ये मेल्ट हो जाएगी यहाँ पर वैक्स, और पिन नीचे गिर जाएगी। सो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आता है कि जो हीट है उसका कंडक्शन हो रहा है इस वायर में। दिस मीन्स आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलती है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो ये आपको याद रखना है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में। सो यहाँ से आपको नेक्स्ट पॉइंट आता है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, तभी कॉपर के वायर्स हम लोग बनाते हैं, बिकॉज हीट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी गुड कंडक्टर होते हैं। उसका हम लोग एक्टिविटी आगे चेक करेंगे। ओके, सो चलिए, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हमें मिल गया है सिल्वर और कॉपर। ये दो नाम दिए हुए हैं, एज इट इज आपको याद रखने हैं। एग्जाम में डायरेक्टली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में कौन से आ जाएंगे, लेड और मरकरी। ये नाम भी आपको याद कर रहे हैं। दीज आर मेटल्स बट दे आर पुअर कंडक्टर, जबकि सिल्वर एंड कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, चलिए, इलेक्ट्रिसिटी का भी एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है।
मेटल वायर से ऐसे कनेक्ट करके, और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब भी बैटरी यहाँ पर ऑन होती है या स्विच हम लोग ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है। तो बिकॉज यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो ये वायर है ये इनसाइड इसके कॉपर वायर होता है, बट ऊपर कौन सा मटेरियल होता है जो हम प्लास्टिक रबर टाइप की कोटिंग होती है उसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, ठीक है, रबर लाइक मटेरियल। सो द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैविंग अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको याद रखिएगा, PVC की कोटिंग होती है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। वायर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंस, अब ये हमको पता है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं तो हमें करंट लगने का डर है, क्लियर, इसलिए हम लोग उसको PVC से कवर कर देते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने टोटल मेटल की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। चलिए एक बार से इसको रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने मेटल की पढ़ी, कौन कौन सी? लस्टर, शाइनी सरफेस होती है उसको बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। इसके अलावा हार्डनेस पढ़ी है, जनरली मेटल्स आर हार्ड होती है, एक्सेप्शन होते हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम भी, इसमें एक लिथियम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। मेलेबिलिटी मतलब हम लोग हैमर से अगर उसको हम बीटन करते हैं तो पीटते हैं तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और मोस्ट मेलेबल में कौन सा आता है? गोल्ड एंड सिल्वर, क्लियर हो गया। नाउ डक्टिलिटी कैन बी, डक्टिलिटी किस प्रॉपर्टी को कहते हैं? जिसमें मेटल्स को हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी मिलता है, याद रखना है। कंडक्टिविटी में हम बात करते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो सिल्वर इज मोर कंडक्टर, गुड कंडक्टर मीन्स बेटर कंडक्टर देन कॉपर। फिर हम लोग ऐसा भी आप सोच सकते हैं, सिल्वर के ही वायर क्यों नहीं बना देते? तो एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, कॉपर हमें उससे सस्ता पड़ता है, इजीली पड़ता है, इसीलिए हम लोग कॉपर के वायर्स बनाते हैं, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखे हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर ऑल सॉफ्ट मेटल्स दैट कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, ओके, एंड दीज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इनको याद रखना है। और नेक्स्ट है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल, इनको हम लोग केरोसिन ऑयल में जो है स्टोर करते हैं। अभी आगे हम शायद चैप्टर में दिया होगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पर। केरोसिन ऑयल में वो स्टोर करते हैं बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, अगर ये एयर या मॉइस्चर के संपर्क में आएंगे तो इनमें तुरंत आग लग जाएगी, इग्नाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये, और एक लास्ट पॉइंट है सोनोरिटी, मीन्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक, जब भी हम लोग मारते हैं, आप देखते हैं बर्तन पे आप चम्मच मारिए या कॉपर, सिल्वर, ये सब, इन सब में क्या होता है, इनमें एक आवाज़ आती है, ठीक है, लोहे की रॉड है तो उसमें आवाज़ ज़्यादा आएगी, दिस मीन्स दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, तो इसको क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी को? सोनोरिटी, क्लियर हो गया। तो यहाँ से मैटर के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ कमिंग टू द नॉन मेटल्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। In the previous class you have learned that there were very few non-metals as compared to metals. अब उसमें non-metals में एग्जाम्पल हम देखेंगे, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमाइन विच इज लिक्विड। तो ये याद रखना है, जो एक्सेप्शन है वो हमेशा याद रखा जाता है क्योंकि वही एग्जाम में ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, या तो सॉलिड होंगे या तो गैस होंगे, बट सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन क्या है? ब्रोमीन है जो कि लिक्विड होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मरकरी होता है, जैसे हम लोग Hg से डिनोट करते हैं, ये है तो मेटल बट इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, तो ये हमें याद रखना है, ओके, एट रूम टेम्परेचर। ये ऐसा ही एक एक्सेप्शन है मरकरी के लिए, मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, अदरवाइज ऑल अदर मेटल्स आर सॉलिड। चलिए आ जाते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए यहाँ पर पूरा ये आपका एक बार इन्होंने समरी में भी दिया है तो हम इसे पढ़ेंगे। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एज एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर्स, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये तो अभी मैंने डिस्कस कर दिया ऊपर, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मरकरी है जो रूम टेम्परेचर पर
सॉलिड नहीं होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड मेटल्स के पास जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। बट गैलियम एंड सीजियम, ठीक है, ये दो हैं जो लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, इनको भी याद रखना है, एक्सेप्शंस को हमें याद रखना है। गैलियम और सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। द टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। अगर आप अपनी हथेली पर इन दो मेटल्स को रखेंगे तो भी ये आपके जो हाथ की गर्मी है इतने से भी ये मेल्ट हो जाते हैं। दिस मीन्स दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। तो आयोडीन के बारे में क्या है एक्सेप्शन, कि ये नॉन मेटल है। जनरली हमने पढ़ा है कि जो मेटल होते हैं वही शाइनी सरफेस रखते हैं, वही लस्ट्रस होते हैं, बट आयोडीन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो नॉन मेटल है बट इट इज लस्ट्रस, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन क्या है, वो एक नॉन मेटल है लेकिन वो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ये क्वेश्चन तो अभी लास्ट के ही उसमें आया हुआ है कि कार्बन में, और थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसे लिखी होती है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज थी, तो उसको ध्यान से समझेंगे। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप। तो कार्बन जो एक नॉन मेटल है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उस हर फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, एलोट्रोप। जैसे कि डायमंड है एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। तो अभी तक का जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो है नोन है, जो हमें अभी तक खोज पाया है इंसान, वो है डायमंड, जो कि एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ठीक है। हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसके पास बहुत हाई और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। इस पर बेस क्वेश्चन कैसे है वो भी हम आगे चेक करेंगे। ग्रेफाइट एंड अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा जो ग्रेफाइट है, वैसे तो हमने क्या पढ़ा है कि मेटल ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, बट ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक फॉर्म है और कार्बन नॉन मेटल है, वो भी एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन है जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर हो गया। तो जो एक्सेप्शंस हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अल्काली मेटल्स इन्हें बोलते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम को। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनको नाइफ से हम कट कर सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। सो जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर कि जो है मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, तभी हम लोग उनको से वायर एंड ऑल बनाते हैं। बट जो सॉफ्ट मेटल है लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको हम, ये सॉफ्ट मेटल्स में आते हैं, नाम याद रखना है। लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसी तरह से गैलियम और सीजियम का भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतना लो कि इनको हथेली पे रखने पर भी मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एलिमेंट कैन बी मोर क्लासिफाइड देयर एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी तक का हमने जितना पढ़ा वो क्या था, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। नाउ कमिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। Okay, most non-metal produce acidic oxides when dissolved in water. On the other hand, metals gives rise to basic oxide. बस इसी लाइन से क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर में देखने को मिलते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं, जैसा कि हमने भी पढ़ा, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमाइन, these gives एसिडिक ऑक्साइड। मीन्स जब वाटर में हमको डिजोल्व करते हैं तो जो ऑक्साइड मिलता है, क्योंकि वाटर में होता है H2O से रिएक्ट होता है तो ऑक्साइड्स बनते हैं। तो वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नॉन मेटल के। लेकिन बेसिक के कैसे होते हैं, सॉरी मेटल्स के कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। चलिए और इनको डीप में समझते हैं। सबसे पहले व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर। एयर्स में जब हम मेटल को एयर में मेटल को बर्न करेंगे, मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। देखिए जैसे अब ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है, मैग्नीशियम बर्न इन एयर विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। यही याद रखना है आपको, यही पॉइंट आपके एग्जाम के में आने वाला है कि जब मैग्नीशियम को एयर बर्न करते हैं एयर में तो डेजलिंग वाइट लाई बनती है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की है, ठीक है। ये एक्टिविटी हम आगे देख लेंगे यहाँ पर। सो ऑल मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ये हमें याद रखना है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन इज मेटल ऑक्साइड, ओके। व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, अ ब्लैक ऑक्साइड। तो इसका कलर कैसा है, ब्लैक कलर है। आपको ये याद रखना है। कॉपर क्या होता है, हमें Cu होता है, O2 से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, 2CuO बनेगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ये हमको याद रखना है। क्लियर हो गया, वेरी नाइस। नेक्स्ट देखते हैं एल्युमिनियम फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह से एल्युमिनियम है, मेटल है,
ऑक्सीजन से में बर्न करते हैं। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब बर्नट इन ऑक्सीजन, ठीक है, हीट देने पे क्या होता है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर ये दोनों का नेचर कैसे होने वाला है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इनका नेचर कैसे होने वाला है, दे आर बेसिक इन नेचर, ये हमारे बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। ठीक है, जो ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के बिहेवियर को शो करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो कौन कौन सी मेटल्स हैं, अब देखिए जैसे सच एज में यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया है, जिंक ऑक्साइड दिया है, तो इन दोनों को तो आपको याद ही रखना है कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आएगा। जैसा कि मैंने बोला कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, सो एम्फोटेरिक में यहाँ पर हमारे दो आ गए, तो Al2O3 जब HCl से रिएक्ट करता है तो 2LaC3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर देता है। ठीक है, और Al2O3 जब NaOH मीन्स बेस से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या है, ये एसिडिक भी है, ये बेसिक भी है। एसिड से रिएक्ट करने पर एसिडिक क्लोराइड बनाया और बेस से रिएक्ट करने पर हमारा ये सोडियम एल्यूमिनेट हो गया, तो बेसिक इन नेचर शो कर रहा है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कोलीज। ठीक है, तो बहुत सारे जो मेटल अब एल्काली मेटल्स जिन्हें बोल देते हैं हम लोग, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो मेटल्स जो हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, उनको बोलते हैं अल्कालीज मेटल। ठीक है, अल्कालीज। ओके, सो वैसे जनरली अब ये से यहाँ से आप इस लाइन से आपका ट्रू एंड फॉल का क्वेश्चन बन जाता है। ये असर्शन रीजनिंग में बोलते हैं ना कि ट्रू है या स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो इनसॉल्युबल वाटर में होते हैं, वाटर में घुलते नहीं हैं, घुलनशील नहीं है, बट सम ऑफ दीज वाटर इन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो फॉर्म अल्कालीज, उन्हीं को हम अल्कालीज बोलते हैं। जैसे कि हमने अभी हमने देखा था सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, तभी हम इनको केरोसिन ऑयल में सेव करते हैं या रखते हैं। तो क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ एयर और मॉइस्चर से तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो है तो मेटल। तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में टू प्रोड्यूस अल्कोलीज। Na2O सोडियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है H2O से तो ट्वाइस NaOH एक्वस सोल्यूशन बनता है। इसी तरह से पोटेशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके 2KOH एक्वस सोल्यूशन बनाता है, इनको बोलते हैं एल्कालीज। ठीक है, चलिए मेटल्स सच एज पोटेशियम सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। तो ये ये हमने अभी डिस्कस भी किया था। हैंस टू प्रोटेक्ट देम टू एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, ये चीज़ अभी ऊपर डिस्कस भी की थी, मैंने वर्कशीट में भी लिखी हुई है, इस PDF को भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, सो पोटेशियम और सोडियम जो है बहुत जल्दी आग को पकड़ते हैं, अगर उसको आप ओपन में रखेंगे तो एयर या मॉइस्चर के संपर्क में आके तुरंत ही उसमें आग पकड़ लेती है। ठीक है, इसलिए उसको कैसे हम लोग स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में। At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc and lead are covered with a thin layer of oxygen. ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है कि जब रखते हैं तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक और लेड ये सब क्या होते हैं कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और उनके एक लेयर ऑक्साइड बन जाता है, और वो जो उनकी सरफेस होती है वो उसी ऑक्साइड से कवर रहती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आयरन के तो हमने बर्तन यूज़ करते हैं तो आयरन नहीं हीट करने पर बर्न होता है, लेकिन अगर हम लोग आयरन का पाउडर डालेंगे तो वो एकदम से फ्लेम को जलता है। ठीक है, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कॉपर है वो खुद जलता नहीं है, लेकिन जब वो बार बार हम उसको हीट करते हैं कॉपर को, तो वो क्या होता है, उस जलने के बाद एक काली काली जो लेयर उस पर आ जाती है वो किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की होती है। क्लियर हो गया। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो ये हम किसी भी तरह से ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं और इन्हीं की हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं इसीलिए, और ये हमारे एक्सपेंसिव हो जाते हैं बिकॉज दे हैव अ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक क्या क्या पढ़ा एक बार यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं।
नॉन मेटल्स हमने पढ़ी, यूजुअली डल होंगी, ये ब्रिटल होंगी, नॉन सोनोरस होंगी, आवाज़ नहीं करेंगी और साथ में पुअर कंडक्टर्स होती हैं, ठीक है। एग्जिस्ट एज सॉलिड और लिक्विड, अब ये सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉरी सॉलिड और गैस फॉर्म में नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं एक्सेप्ट जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ओके। एक्सेप्शंस में यहाँ पर आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल है बट वो लस्ट्रस है, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या है, वो भी नॉन मेटल है लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये एक्सेप्शंस आपको अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा है, यस, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पढ़ी हमने। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, अब एम्फोटेरिक कौन से हैं, जो दोनों एसिडिक और बेसिक नेचर शो करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देखेंगे मेटल्स का वाटर के साथ में। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, मेटल्स का रिएक्शन विथ एयर। जब एयर से रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है, उसका ऑक्साइड मिलेगा और साथ में हमें मिलेगा, तो क्या मिलता है, हमें ऑक्साइड मिलता है, ओके। जब हम लोग हीट करते हैं मेटल को तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो उसके ऑक्साइड मिलते हैं। लेकिन अब वाटर्स के साथ जब उसकी रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है, आइए यहाँ देखते हैं। मेटल प्लस वाटर मिलेगा, मेटल ऑक्साइड यहाँ भी मिलेगा, लेकिन साथ में हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। दिस मीन्स H2O से अब वो रिएक्ट कर रहा है। पहले जब हमने एयर के साथ बर्न किया था तो खाली ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही थी। दिस मीन्स यहाँ से H2 अलग हो जाएगा जो हमें हाइड्रोजन गैस पे मिलती है, ठीक है। सो मेटल ऑक्साइड दैट आर मेटल, ये तो हमने पढ़ लिया। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट एंड फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। अब क्या है, यहाँ से जो मेटल ऑक्साइड हमें मिला, अगर वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा तो वो तुरंत ही मेटल ऑक्साइड बनने के बाद वो वाटर से रिएक्ट करके उसका हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। ये भी हमने बात पढ़ ली। इसके बाद आगे आते हैं। मेटल्स लाइक पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। तभी हमने देखा कि उसको जो है कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। तो दिस मीन्स हम उनको केरोसिन ऑयल में ही स्टोर कर रहे थे, बिकॉज एयर वाटर के मॉइस्चर के संपर्क में अगर आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करती हैं, आग लग सकती है। In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic। अब ये exothermic का मतलब क्या, यही है कि lots of heat generate होती है वहाँ पर। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जहाँ पर हीट जनरेट होती है, और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जहाँ पर हीट दी जाती है, ठीक है, मतलब वो एब्जॉर्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, पोटेशियम है, वाटर से रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। तो इसके बीच में क्या है, पहले वो पोटेशियम ऑक्साइड बनाया, उसके बाद ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्ट करके आपको हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इस यहाँ पर हीट एनर्जी निकलती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। याद रखना है कि सोडियम पोटेशियम वाटर के साथ बहुत ज़ोर से रिएक्ट करते हैं, क्या इतना कि इमीडिएटली जो है यहाँ लिखा भी है, दैट इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर, तुरंत आग पकड़ती है, ठीक है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली सोडियम वाटर रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन इसी कंपेरेटिवली द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तो सब मेटल और फिजिकली तो मेटलिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे हैं, उन्हीं को हम डीप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो द हीट वॉल इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो यहाँ भी जब मेटल है वाटर से रिएक्ट करती है तो उनका हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन निकलती है, चूंकि ये इसमें इतनी ज़्यादा तेज़ हीट नहीं निकलती है तो ये लेस वायलेंट होती है, उतनी ज़्यादा वायलेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आग को नहीं पकड़ेगी। तो आपको ये याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम के साथ तो वाटर का रिएक्शन बहुत हाईली वायलेंट होता है, बहुत एनर्जी निकलती है, बट कैल्शियम के साथ ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैग्नीशियम के साथ क्या होता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, याद रखना है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर हॉट वाटर, ये याद रखना है, हॉट वाटर से के साथ रिएक्ट होगा। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट इन्हीं लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद ईदर कोल्ड और हॉट। अब जो एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये हॉट और कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन ये क्या करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो अब आपको वो याद रखनी है, जैसे जो नॉर्मल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती हैं वो हमारी कैल्शियम और पोटेशियम और सोडियम है। कैल्शियम क्या है, वो हमारी जो है नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कर जाती है, लेकिन मैग्नीशियम क्या है, वो कोल्ड वाटर से नहीं हॉट वाटर से रिएक्ट करती है। और उसी में एल्युमिनियम, आयरन, जिंक क्या होती हैं, वो कोल्ड हॉट वाटर किसी से नहीं रिएक्ट करती, वो मेटल ऑक्साइड बनाती हैं थ्रू रिएक्टिंग विद स्टीम। क्लियर हो गया। और साथ में ये इक्वेशंस भी याद रखिएगा, एल्युमिनियम प्लस वाटर 2Al प्लस 3H2O, Al2O3 एंड 3H2O। ये रिएक्शंस याद करिएगा, बैलेंस रिएक्शंस भी आ जाती हैं कि इसमें जैसे इन रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्या शो हो रहा है, यही पूछ लेते हैं। इस पर भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है प्रीवियस ईयर में। आई होप कि आपने प्रीवियस ईयर वाले जो सीरीज़ मैंने लगाई है PQQ सीरीज़, वो भी देखें दोनों क्वेश्चन पेपर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल सच एस लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये किसी भी से भी रिएक्ट नहीं करते, वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना भाई। लेडीज़ हम लोग सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, तो बिकॉज वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको इस तरह से मेटल्स की प्रॉपर्टीज याद रखनी है। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। तो हमने एयर से देखा, उसके बाद हमने किससे देखा, वाटर से देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं एसिड से। सो मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट मिलती है। चलिए यहां देख लेते हैं, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं एक्टिविटी, कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। अब जैसा कि हमने अभी तक आपको याद भी हो गया होगा कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो एक्सेप्शन केस हैं, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और ये वाटर के साथ बहुत जल्दी एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, अब हम लोग कौन से सैंपल्स लेंगे, पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब and containing dilute HCSO4, containing dilute hydrochloric acid, ठीक है। सो यहाँ पर सस्पेंड थर्मोमीटर इन द टेस्ट ट्यूब्स सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड। टेस्ट ट्यूब में थर्मोमीटर डालना है और रेट द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन केयरफुली। विच मेटल रिएक्ट्स विग्रेसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाइएस्ट टेम्परेचर। अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड्स। तो बेसिकली इस एक्टिविटी के थ्रू हमें जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट होगा उसके साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक रिएक्ट करेंगे तो हम क्या बनाएंगे वो, जैसे कि मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस 2HCl गिव्स MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सॉल्ट और ये हो गई हाइड्रोजन। इसी तरीके से बाकी जो मेटल्स हैं वो भी रिएक्ट करती हैं, लेकिन अगर यही रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ होती है, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रिक एसिड के साथ होती है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर नहीं बनती है व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। ओके, यहाँ पर क्या बनता है, क्योंकि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड एसेशन और रीजन बिकॉज एसिडिक एसिड इज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इतना रीजन आ गया। अब आपको बताना है कि एसेशन रीजन का क्वेश्चन बहुत आराम से इस स्टेटमेंट पे बन जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि येस बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझते हैं। इट ऑक्सीडाइजेज H2 प्रोड्यूस टू वाटर। तो ये वाटर के साथ जो H2 निकलती है जब भी गैस होती है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइडाइजिंग एजेंट है तो वाटर बना लेता है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड्स वगैरह बन जाएंगे, N2O, NO या NO2, ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है एज योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
मैग्नीशियम मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। जो मैग्नीशियम होती है जब वो बहुत ज़्यादा अगर डिजॉल्व HNO3 होती है तो वहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। अब ये जो पूरी एक्टिविटी हुई थी जिसमें रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन ऑफ बबल्स था, या वेग्रेसली रिएक्ट कर रहा है मेटल, या हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है, इसके बेसिस पर एक रिएक्टिविटी दी जाती है, सीरीज बनाई गई। जैसे द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, मैग्नीशियम की सबसे हाई है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक एंड फिर आयरन। इस तरीके से रिएक्टिविटी शो होती है। कैसे कि जो बबल्स होते हैं जब मैग्नीशियम के साथ आपका HCl का रिएक्शन होता है तो बबल्स जो हैं क्या होते हैं, बहुत तेज उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। और साथ में जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक भी होता है, मीन्स थोड़ा हीट भी वहाँ पर जनरेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन जब वो कॉपर के साथ रिएक्शन होता है तो वहाँ पे कोई बबल्स नहीं फाउंड होते। भाई H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो उससे बबल फाउंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टेम्परेचर भी रिमेन अनचेंज रहता है। इस एक्टिविटी के थ्रू इस तरीके से मैग्नीशियम को हाईली रिएक्टिव और आयरन को लेस रिएक्टिव शो किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है, ये यहाँ पे बताया गया रॉयल वाटर इसको बोलते हैं लैटिन में। इट्स अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड NHNO3। तो यहाँ पर HCl और HNO3 से बनता है, और वो भी किस रेशियो में मिलता है, 3:1 का रेशियो होता है। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाईली एसिड होता है कि इट कैन डिजॉल्व गोल्ड। इवन neither ऑफ दीज एसिड्स कैन बी डू सो अलोन। मतलब अकेले HCl या अकेले HNO3 ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब 3:1 के रेशियो में HCl और HNO3 को मिलाते हैं तो जो हमारा सोल्यूशन बनता है, जो एसिड बनता है, दैट इज एक्वारेजिया, और वो गोल्ड को भी डिजॉल्व कर सकता है। इट इज़ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट था जो आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अब जो है मेटल जो है दूसरे मेटल सॉल्ट से भी रिएक्ट करते हैं, वो देखते हैं कैसे। यहाँ से भी क्या आपको बताया जाएगा, यहाँ से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है रिएक्टिविटी सीरीज का ही नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक आयरन सल्फेट, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया है और यहाँ पर आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये आयरन सल्फेट सोल्यूशन है, और यहाँ पर आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर का वायर डाला गया है और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन की नेल डाली गई है। क्लियर हो गया। अब रिएक्शन कैसे होगी, तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो देखा जा रहा है और उसके बेसिस पर हम बताते हैं कि कौन सी मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सी लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। तो अगर मोल्टन फॉर्म में है तो जो रिएक्टिव मेटल है वो आपके लिक्विड फॉर्म्स में, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और ये आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है। तो यहाँ पर ये और दूसरा मेटल कॉपर सल्फेट में आयरन है और यहाँ आयरन सल्फेट में कॉपर है। तो हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद these reasons. So we had collected in decreasing order of their reactivity. Displacement reaction should in chapter, ये हमने पढ़ा है आगे का, जो मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है लाइक मेटल A है प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B। तो मेटल A ये हो गया हमारा, सॉल्ट सोल्यूशन क्या हो गया, CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसी तरह से यहाँ मेटल क्या हो गया, कॉपर हो गया, और आयरन सोल्यूशन हो गया FeSO4। तो मेटल A प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B, तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ A और मेटल निकल के आएगी B। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन बेसिकली हुआ क्या होगा, हाँ अब हमें ये समझना है। तो दिस मीन्स यहीं से रिएक्टिविटी सीरीज का आपका ये फॉर्मेशन हो जाता है कि हमारा जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको कैसे पढ़ते हैं, लाइक कॉपर ये है और आयरन ये है। तो आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इस केस में क्या होने वाला है कि यहाँ पर जो है कॉपर ने जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है,
SO4 का सोल्यूशन है और कॉपर अलग है, ये कम रिएक्टिव है। कॉपर ऐसे भी रिएक्टिव नहीं है तो वो यहाँ पे रिएक्शन देगा ही नहीं। लेकिन आयरन नेल में आपको कॉपर का जो है वो ब्राउन्स जो है, आपको कह सकते हैं प्रेसिपिटेट है या कॉपर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आयरन नेल पर ब्राउन कलर का। ठीक है, क्या हुआ, ये कॉपर कौन सा, ये वही कॉपर है जो आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम पहले पढ़ाई गई, हम आगे देखेंगे, और साथ में रिएक्टिविटी सीरीज भी यहीं से जनरेट होती है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें देखकर हमने देखा कि पोटेशियम सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन पीबी हाइड्रोजन कॉपर HG AG AU ये आपको याद रखनी है। मोस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर मैंने एक निमोनिक से भी समझाने की कोशिश की है जो आपको याद रखने हैं। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आपका जो मेटल्स का होता है, कैसे, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। ठीक है, इसके लिए ना मैंने क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गाय। ठीक है, तो प्लीज फॉर पोटेशियम, स्टॉप फॉर सोडियम, कॉलिंग फॉर कैल्शियम, मी फॉर मैग्नीशियम, ए फॉर एल्युमिनियम, Z for zinc, I for iron, like for lead, and her for hydrogen, call for copper, me for mercury, स्मार्ट फॉर सिल्वर एंड गाय फॉर गोल्ड। तो ये आप याद कर लीजिएगा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गाय। ये पूरा निमोनिक से आप ये पूरी सीरीज को याद रख सकते हैं और बहुत ही इजीली आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जब क्वेश्चन आएगा तो आप बता पाएंगे कि कौन सी रिएक्शन, कौन सी मेटल किसको जो है डिस्प्लेस करेगी। लाइक इस केस में आयरन जो नेल था वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर हमें मिल जाएगा अलग। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है लीस्ट रिएक्टिव है देन आयरन। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट आएगा हमारा मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज ए टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस सेल, और ये क्या है, और साथ में स्टेबल ऑक्टेट क्या है। तो मेटल नॉन मेट का रिएक्शन जो है किस तरीके से होता है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, नोबल गैस में हीलियम नियॉन आर्गन आती है। मेटल्स में क्या होंगे, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम पोटेशियम कैल्शियम एंड नॉन मेटल्स में हमारे क्या आते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन। ठीक है, अब इनका रिएक्शन कैसे होता है देखते हैं। जैसे कि हमारे जो एटॉमिक नंबर जिनका जो हमारी नोबल गैसेस हैं उनका क्या होता है 2, 8, 10 और 18। अब जो KLMN शेल्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता था, अगर आपको याद है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वहाँ से समझेंगे कि पहली शेल में हमारे सबसे ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी सेल में 8 और फिर तीसरी सेल में 18, ऐसे 2, 8, 18 इस तरीके से पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता था। लेकिन सेल भरता में कैसा था, वो SP वाले जो फॉर्म होता था S उस तरीके से भरता था। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस पर हम नहीं जाने वाले हैं। जो हमें आपको यहाँ पर समझाना है वो समझते हैं। जैसे में सोडियम का 11 होता है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट सेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन, और अब कितना बच जाएगा 2, 8 + 2 इज 10, 10 + 1 11, तो लास्ट सेल में उसके आ रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्टिव, क्या कहते हैं, ये रिएक्टिव है, ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके बाहर के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर बाहर आपकी जो M शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो स्टेबल ऑक्टेट होगा और वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं क्लोरीन को। NaCl जो हमारा सोडियम मान लेते हैं हमारा मेटल है और क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है। ये इनका रिएक्शन मैं यहाँ पर समझा रही हूँ आपको। तो क्या होता है कि क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17, तो 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है 287। दिस मीन्स यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो मेटल सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और नॉन मेटल जो आपका क्लोरीन है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सो ये क्या कर सकता है कि ये अपना या तो ये यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करे, या 1 इलेक्ट्रॉन को ये दे दे। तो 1 इलेक्ट्रॉन देने में से ज़्यादा कम एनर्जी लगेगी, तो ये इजी उसके लिए पड़ेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद बन जाएगा Na पॉजिटिव। ठीक है, और क्लोरीन के लिए इजी क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लेना बल्कि 7 इलेक्ट्रॉन को
देना। तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो Na का है उसको लेकर बन जाता है Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और इन बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि Na+ और Cl- दीज आर द आयन, और आयन से बनता क्या है, आयनिक बॉन्ड। यही यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पर समझाया गया है इस तरीके से सोडियम क्लोराइड आयंस का। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड भी इसी तरीके से होता है। तो आयनिक कंपाउंड बनता है हमारा NaCl ये बना, या MgCl2 ये बने। तो ये क्या है, मेटल और नॉन मेटल का आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो उन आयनिक कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। जो ये हमारा Na+ है ये है कैटायन, इसको बोलते हैं कैटायन, और जो हमारा Cl नेगेटिव है इसको बोलते हैं एनायन। ठीक है, और वहीं से बनते हैं ये आयनिक कंपाउंड। चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम आयनिक कंपाउंड की। ये हमारे आयनिक कंपाउंड बन गए मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करके। प्रॉपर्टीज हम देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिजिकल नेचर कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, Na+ और Cl- इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिएक्शन अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए कैसे होते हैं, ये सॉलिड होते हैं और थोड़ा ये कुछ ना कुछ कहीं हद तक हार्ड होते हैं। ठीक है, दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब हम इन्हें तोड़ेंगे तो ये ब्रिटल पीस मीन्स चूड़े में टूट जाएंगे, पाउडर बन जाएंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखते हैं। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स इजीली वो अलग अलग नहीं होंगे, उनको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा उनका। ठीक है, दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देयर स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। दिस मीन्स हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। अब इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इसमें क्या होगा, Na+ एंड Cl-, ये क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन केरोसिन में, पेट्रोल में जो है, इनमें डिजोल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The conduction of electricity through a solution involves the movement of charge particle। तो सिंस ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, कैटायन एनायन, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का भी वो मूवमेंट इजीली हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से इलेक्ट्रोलिसिस भी आपको आगे समझ में आएगा। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ये प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल नॉन मेटल्स जो होती हैं उनकी हमने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ ली हैं। एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं अपनी जो PDF है उसके थ्रू। रिएक्शन विथ वाटर, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होंगी, सोडियम और पोटेशियम, जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ। मॉडरेट में मैग्नीशियम और कैल्शियम आती हैं, और जो लेस में है वो एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं, ये हॉट वाटर के साथ, और ये कोल्ड वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाती हैं। अनरिएक्टिव क्या होंगे, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये रिएक्शन नहीं देते नॉर्मली। इसके अलावा एसिड के साथ क्या है, मेटल प्लस अगर डाइल्यूट एसिड के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो हमने HCl की बात की थी। ओके, और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वो अभी हमने समझा था वो एक्सपेरिमेंट से, आयरन प्लस CuSO4 में FeSO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज हमने अच्छे से समझ ली है। नाउ है हमारा अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन। चलो इसको समझते हैं। तो अकरेंस, अब हमें ये मेटल मिलता कहाँ से है। अभी तक हमने ये समझ लिया कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल एंड केमिकल, बट ये मेटल हमें मिलता कहाँ से, अब बात आती है इसकी। तो द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। सबसे ज़्यादा हमें अर्थ क्रस्ट से ही, जो हमारी अर्थ की ऊपर की लेयर है, यहीं से मेटल मिलता है। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और नमक जो हम लोग अपना नॉर्मली यूज़ करते हैं वो कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिलता है। द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड विच अगर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। अब ये याद रखना है कि जो एलिमेंट और कंपाउंड हमारे नेचर में नेचुरली अर्थ क्रस्ट में होते हैं, दैट आर कॉल्ड मिनरल्स। At some places, minerals contain very high percentage of a particular metal and the metal can be profitable extracted from them.
दीज आर कॉल्ड ओर्स। अब आपने देखा होगा कि जो एल्यूमिनियम की खदानें हैं या जो माइनिंग यहाँ से होती है, जहाँ पे आयरन की खदानें, जहाँ पर लोहे की और साथ में गोल्ड माइंस हैं, सिल्वर माइंस, तो क्या होता है बेसिकली जहाँ पर ये मेटल ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है, तो हम उस जगह का जब खुद डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में यही मेटल मौजूद है, इसी को हम लोग, तब वो मिनरल क्या कहलाते हैं, ओर्स कहलाते हैं। और फिर उन ओर्स से जो हमें सारी इम्प्योरिटीज़ के साथ, मिट्टी के साथ वो मिल रहा है, उसको एक्सट्रैक्शन करके तब हम लोग वहाँ से मेटल लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, वो जो ओर मिला है, जो हमें अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा मात्रा में मिनरल कहीं जहाँ पाया जा रहा है, तो वो ऐसा थोड़ी ना कि मिनरल बड़ा साफ सुथरा हमारे लिए रखा हुआ है, आयरन का ढेर लगा हुआ है या कॉपर का ढेर लगा हुआ है, नहीं, वो तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ के साथ अर्थ की जो भी मिट्टी है, समझिए मोरंग, बालू, पत्थर, कंकड़, सबके साथ मिला हुआ एक फॉर्म मिलता है ना, हमें वहाँ से उसको अलग करना है, उसी को बोलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर। Some metals are found in earth crust in free state, some metals in form of other compound. अब कुछ तो डायरेक्ट फ्री स्टेट में मिलेगा, लेकिन कुछ नॉर्मली क्या होता है, कंपाउंड में ही मिलते हैं, कि वो किसी न किसी के साथ रिएक्टिव फॉर्म में ही मिलते हैं। तो मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर कॉल्ड लीस्ट रिएक्टिव। तो जो अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, तो ये क्या है, हमारे लीस्ट रिएक्टिव वाले मेटल हैं, जबकि ये क्या है, हमारे हाईली रिएक्टिव है, जो अपर में है, तो वो लीस्ट रिएक्टिव। दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट। तो जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे फ्री स्टेट में मिलेंगे, जैसे हमारा गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। अब आप ये नाम याद रखिएगा, ये नाम ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाइंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड एंड ऑक्साइड्स और साथ में फ्री स्टेट में मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कॉपर और सिल्वर जो है वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो कॉपर का कौन से, सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स बोलते हैं, ठीक है, उस फॉर्म में भी वो मिलते हैं। चलिए, लेकिन जो द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ भी हम देख सकते हैं ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो ये नेचर में फ्री स्टेट में तो रह ही नहीं सकते। तो और इसके अलावा जो बीच वाले हैं, ये वाले मॉडरेट रिएक्टिव, ये फाउंड इन अर्थ क्रस्ट मेनली एज ए ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो ये आपको याद रखनी है 3-4 चीज़ें, कि जो ऊपर वाली हैं रिएक्टिविटी सीरीज तो आप याद कर लेंगे उस निमैनिक से। तो एल्युमिनियम तक के जो हैं ये हमारे हाईली रिएक्टिव माने जाते हैं, तो ये किस फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। मिडिल वाले जो है वो मॉडरेट होते हैं, ये कैसे मिलते हैं, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में। और जो लास्ट वाले हैं हमारे सिल्वर और गोल्ड, ये हमें फ्री स्टेट में मिलता है, जबकि सिल्वर और कॉपर कहीं कहीं ऑक्साइड और सल्फर में भी ओर्स में मिलते हैं। ओके, चलिए, दस द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन group the metals into 3 categories: metals of low reactivity, metals of medium reactivity and metals of high reactivity। तो आपको ये याद रखना है यहाँ से कि कौन सा, यहाँ तक आपका हाई, देन मीडियम, देन लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बड़े सारे स्टेप्स होते हैं, ऐसा तो है नहीं जो और हमको मिला उससे हमने उठाया और तुरंत मेटल्स निकाल के और उनसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनकी की जाती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, ठीक है, प्योर मेटल वहाँ से मिलता है। लेकिन जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, जो रिएक्टिविटी में, वो कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। तो कार्बोनेट वाले का करते हैं कैल्सिनेशन, उसके बाद कैल्सिनेशन के बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है, उससे रिडक्शन करते हैं, देन प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है। जो सल्फाइड है और है उसको करते हैं रोस्टिंग। ये याद रखिएगा, ये इसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर वहाँ से मिलता है हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल, अगेन रिडक्शन करेंगे, देन प्यूरिफिकेशन करेंगे। और जो लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं, दिस मीन्स लो रिएक्टिविटी वाले हमें मिलते हैं सल्फाइड ओर्स में, ठीक है, कॉपर का, तो वहाँ पे उसकी रोस्टिंग करके मेटल और रिफाइनिंग। तो ये सीरीज आप याद रखेंगे एज इट इज। अब हम देख लेते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। Ores mined from earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, ठीक है। और इसको कहते क्या है, गैंग, ये याद रखना है वर्ड गैंग। The process used for removing the gang from the ore or based on the difference between physical and chemical properties, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, ये हमने पढ़ लिया।
अब इसमें आपको याद क्या रखना वो बस समझिएगा। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस बाय सिंपल हीट करके। जैसे कि हमारा मरकरी है जिसे सिनेबार कहते हैं, जिसका और को क्या कहते हैं, सिनेबार, याद रखना है। और ये किस फॉर्म में मिलता है, हमारा सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है मरकरी और है। इसको सिंपल हम अगर गर्म करते हैं मीन्स HCS है, ऑक्सीजन के साथ में हीट किया तो मरकरी ऑक्साइड प्लस SO2 बना, और फिर अगेन हीट करने पर ये मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो जो ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जैसे मरकरी हमारा है सल्फाइड और में मिलता है और सीधे हीट करने से ऑक्साइड में चेंज होता है और देन उसको हीट करते हैं अगेन तो हमें मेटल मिल जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। कॉपर विच इज फाउंड इन Cu2S, ये भी सल्फाइड फॉर्म में मिलता है, अगेन इसको हीट करते हैं देन कॉपर ऑक्साइड, फिर कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड दोनों रिएक्ट करते हैं यहाँ पर और कॉपर अलग होता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शंस याद कर लीजिएगा। ये तो हो गई लो वाला। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल, जो मिडल में क्या है हमारे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये आर मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। तो ये दो तरह से पाए जाते हैं, सल्फाइड ओर्स में और कार्बोनेट्स दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्बोनेट्स के लिए हम लोग करते हैं कैल्सिनेशन और सल्फाइड के लिए हम लोग करते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग तो सेम अभी जो हमने देखी ऊपर, हीट के साथ करने पर रोस्टिंग कैसा होगा, हीट कर दो तो गर्म कर दो तो ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, फिर ऑक्साइड का अगेन हीट करते हैं हम तो हमें मिल जाता है, वो अलग हो जाती है। लेकिन कैल्सिनेशन कैसे करते हैं, हीट करेंगे लेकिन ऑक्सीजन के बिना। ओके, रोस्टिंग या हीटिंग या बर्निंग ऑक्सीजन कहेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में हीट करते हैं, और कैल्सिनेशन होगा यहाँ भी हीट ही करेंगे जैसे जिंक कार्बोनेट है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, नो ऑक्सीजन। The metal oxide are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agent such as carbon. उसके बाद हम लोग मेटल ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके करते हैं, जैसे जिंक वाला जो है कार्बोनेट को हमने कैल्सिनेशन किया और उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन को यूज किया, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई और जिंक अलग मिल गया हमको। ओके, सिमिलरली ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इज ऑल्सो रिडक्शन प्रोसेस। तो इस तरीके से मेटल का उसके कंपाउंड से रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आता है, बिसाइड्स यूजिंग कार्बन कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम करते हैं। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर हम लोगों ने रिडक्शन के लिए कार्बन को यूज़ किया, लेकिन कहीं कहीं पे रिडक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज़ करा जाता है। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम यूज रिड्यूसिंग एजेंट बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, एजेंट बिकॉज दे डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिव। अब ये हाईली हैं, ऊपर हैं, तो ये नीचे वाले को ऐसे ही डिस्प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि MnO2 है, मैग्नीज ऑक्साइड, एल्युमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड जो है MnO2 4Al है, यहाँ पे एल्युमिनियम के पाउडर से इसको रिएक्शन करा जाएगा तो मैग्नीज अलग हो जाएगा हमारा, और एल्युमिनियम ऑक्साइड इसको मीन्स एल्युमिनियम जो है मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देगा। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्टमेंट आर हाईली एक्सोथर्मिक, ये याद रखना है, यहाँ पर बहुत क्वांटिटी में जो हीट जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन मॉल्टन स्टेट। ओके, तो मॉल्टन स्टेट का मतलब क्या है, वो मेटल जो है मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ गई, मॉल्टन स्टेट। ठीक है, इतना ज़्यादा वो मेल्ट हो गई। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, यहाँ देखते हैं आयरन ऑक्साइड विच इज Fe2O3 विद एल्युमिनियम, ठीक है, यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स क्रैक। अब ये आपको याद रखना है कि रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए कौन सी जो है इक्वेशन है, रिएक्शन है, वो यूज़ की जाती है। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है आयरन को रिप्लेस करेगा, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। ठीक है, और आयरन अलग हो जाएगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस लॉस ऑफ हीट। तो क्या को दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन, याद रखना है, थर्माइट रिएक्शन, जहां पर एल्युमिनियम को यूज किया जाता है ज्वाइन करने के लिए रेलवे ट्रैक्स को। ओके, और इस रिएक्शन को कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्लियर हो गया, वेरी नाइस। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तो हमने ये सब समझा। अब क्या है, एक्सट्रैक्शन मेटल टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब जो सबसे टॉप पर हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, मीन्स सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, ये सारी। द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम, एल्युमिनियम टू रिस्पेक्ट देयर मेटल। क्यों, दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन।
ठीक है, तो यह तो हमने समझ में आया कि ज़्यादा ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं इस कार्बन के कंपैरेटिवली। दीज मेटल्स आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो आपको ये याद रखना है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं? थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड्स। So next देखते हैं, the metals are deposited at the cathode, the negatively charged electrode, whereas the chlorine is liberated at the anode with the positively charged electrode. तो देखिए ये इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन का एक प्रोसेस है जिसमें आपका जो कैथोड होता है, जो उसको बोलते हैं, ये हमारा कैथोड है जो कि निगेटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रोड दोनों तो बोलते हैं इलेक्ट्रोड, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है, लेकिन जो कैथोड होता है वो हमारा निगेटिवली चार्ज होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा सोडियम है वो की सेंस वो तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट जो नेगेटिवली चार्ज है इसका इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? सोडियम मेटल। और सिमिलरली क्लोरीन क्या होगा? वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव यानी एनोड पर हमारा जाएगा और हम इलेक्ट्रॉन देकर उसको ये हमारा अगेन क्लोरीन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू। और किससे? एल्युमिनियम ऑक्साइड से। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा आ गया रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। चलिए, इस पे तो क्वेश्चन भी आया हुआ है PYQ में, मैंने जो कराया आप वहाँ से चेक करेंगे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। तो अभी तक जितने प्रोसेसेस माने गए वो उतने प्योर नहीं माने गए। दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब यहाँ पर जो सबसे, अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स, तो दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है इसको ध्यान से समझ लेते हैं। मैनी मेटल्स, कौन कौन से, जैसे कॉपर है, जिंक है, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। क्यों किए जाते हैं? इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी, इम्प्योर जो मेथड है उससे बनता है हमारा एनोड, यानी ये यहाँ पर इम्प्योर मेथड मेटल है। दिस मीन्स ये कोई किसी का सल्फाइड, किसी का ऑक्साइड, इस टाइप से कुछ होगा। ठीक है, इम्प्योर यहाँ पर होगा, ये प्योर नहीं है। एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मैथ कैथोड। और जो प्योर मेटल है उसकी यहाँ पर बनाते हैं एक पतली सी स्ट्रिप, थिन स्ट्रिप रहेगी। ठीक है, जिसे बोलते हैं कैथोड। तो इम्प्योर रहता है एनोड पर और जो है हमारा प्योर रहता है कैथोड पर। एंड अ स्ट्रिप प्योर मेटल, अ सोल्यूशन ऑफ मेटल, उसके बाद जिस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका सोल्यूशन, जैसे यहाँ पर कॉपर का एक्सट्रैक्शन है तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला, यहाँ पर इम्प्योर कॉपर वाली मेटल डाली इम्प्योर, और यहाँ पर प्योर एक पतली सी छड़ी लगा दी। ठीक है, इलेक्ट्रोड जिसे बोलते हैं, कैथोड एंड एनोड बोथ आर इलेक्ट्रोड। अ सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। मेटल सॉल्ट जैसा हमने देखा था, जैसे NaCl ये क्या है? आयनिक कंपाउंड्स हैं। वैसे ही CuSO4, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है वो भी एक आयनिक कंपाउंड है, तो वो क्या करेगा? वहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, चार्जेस की वजह से पास होने लगेगी। द एपरेटस इज सेटअप, तो इस तरीके का सेटअप एक बनाया जाएगा। ऑन पासिंग द करंट, अब जैसे ही करंट पास होगा तो क्या होगा? नेगेटिव वाला जो है यहाँ पर, ये जो प्योर है ये यहाँ से, सिंस ये पॉजिटिव है तो ये करंट ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन को और यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो कॉपर का बन जाएगा, जो कि प्योर कॉपर ऑलरेडी है। लेकिन जो नेगेटिव था यहाँ पर क्या हो रहा है? ये पॉजिटिवली चार्ज है बट यहाँ पर जो इम्प्योर कॉपर है जो Cu का था, ठीक है, वो क्या करेगा? SO4 का था। ठीक है, तो वो क्या करेगा? जो एनाइन यहाँ पर होगा वो एनोड से इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्या कर देगा? वो प्योर में बदल जाएगा। तो वो प्योर कॉपर जो है आपका यहाँ पर जाके स्टोर होने लगा और जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ नीचे कलेक्ट होने लगती हैं। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फॉर्म द एनोड डिजॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट। जो ये इम्प्योर है, प्योर मेथड फ्रॉम द एनोड, यहाँ पर जो मैंने बोला कि जैसे Cu प्लस पॉजिटिव बन जाएगा तो वो क्या होगा? अलग होगा। तो वो क्या करेगा? प्योर मेटल जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिस में डिसॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होने वाला? एन इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर
metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down, and bottom and anode are called anode mud. ठीक है, तो दिस मीन्स यहाँ पर जो आपका इम्प्योर मेटल है उससे प्योर वाला जो है वो तो यहाँ एनोड पर कलेक्ट हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं. तो क्वेश्चन इसी टाइप का था कि प्योर कौन सा होता है और इम्प्योर कौन सा होता है. तो प्योर मेटल जो है वो कैथोड, इलेक्ट्रोड जो प्योर होता है वो कैथोड पे रहता है, और एनोड जो है वो इम्प्योर का बनाया जाता है. ये आपको याद रखना है, और मेटल का ही सोल्यूशन यहाँ पर लिया जाता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड द लास्ट टॉपिक बचा हुआ है विच इज़ कोरोजन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक. अब सिल्वर आर्टिकल ब्लैक क्यों हो जाती हैं? आफ्टर सम टाइम हमने देखा है जो लेडीज़ जो हैं चांदी के पायल वगैरह पहनते हैं थोड़े दिन में काले हो जाते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि वो एक्सपोज्ड एयर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं. वो क्या करते हैं, एयर में प्रेजेंट सल्फर से रिएक्ट करते हैं और सल्फर सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं. ठीक है, उसी की वजह से वो ब्लैक दिखता है हमें. कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन इन द एयर. अब कॉपर क्या होता है, कॉपर का जो तांबे के बर्तन है देखिए हमने थोड़ी देर में, क्या होता है उसकी शाइनी ब्राउन सरफेस जो है वो खत्म हो जाती है और एक ग्रीन कोटिंग आने लगती है, जो भी हमारे तांबे के बर्तन होते हैं. तो वो क्या होते हैं, वो क्या होते जो कार्बन जो एयर में प्रेजेंट मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करते हैं और ग्रीन कोटिंग बनती है. तो आपको ये याद रखना है कि रिएक्शन किससे हो रहा है. हमेशा ये नहीं समझना है कि हवा में आया तो एयर से ऑक्सीजन से ही रिएक्शन हो रही है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा आयरन. आयरन जो हमारा रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है लोहे में. Iron when exposed with moist air form a long time acquires a coating of a brown flaky substance which is called rust. तो यहाँ पर ये एयर से रिएक्ट करके और मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, रस्टिंग हो जाती है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जो हमें दिखाई पड़ता है. क्लियर? तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे. यहाँ पर नेक्स्ट अब हमें देखना है कि अब इनको प्रिवेंट कैसे करें. सिंस हमने मेटल्स में कोरोजन तो पढ़ लिया कि कैसे कोरोड हो जाता है, इनको प्रिवेंशन के लिए जो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं आपको यही याद रखना है. जैसे कि फर्स्ट मेथड है गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद थिन लेयर ऑफ जिंक. तो याद रखना है कि जिंक, तो गैल्वेनाइजेशन किससे होता है, उसके ऊपर कोटिंग किया जाता है जिंक की. द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन. तो रस्टिंग से अगर कहीं कहीं कोटिंग हट भी जाएगी तब भी वो रस्टिंग से प्रोटेक्ट कर लेते हैं. तो याद रखना है इस पॉइंट को. एलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. यहीं पर हम बात करेंगे. एलॉय मीन्स दो या तीन मेटल्स को आपस में मिक्स करके एक नया सब्सटेंस बना लेना. वो क्या बोलते हैं, उसको हम एलॉय बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, और ये इस क्यों किया जाता है, ये स्टेटमेंट को याद रखना है. इट इज़ अ गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कोरोजन से बचाने के लिए. जैसे कि हमारा स्टील क्या है, जो हम स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं उसमें तो कोई रस्टिंग वगैरह नहीं होती है, लेकिन आयरन के जो बर्तन होते हैं उसमें रस्टिंग हो जाती है ना. तो वहाँ पे स्टील क्या है, एक अलॉय है. स्टेनलेस स्टील क्या है, एक अलॉय है. व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील. अब आपको याद रखना है आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम. ठीक है, ये बनाते हैं हमारे स्टेनलेस स्टील विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट. नेक्स्ट, द सब्सटेंस एडेड मे बी मेटल और नॉन मेटल. अब ऐसा नहीं कि दो मेटल्स को ही ऐड करके हम अलॉय बनाते हैं, हम लोग मेटल और नॉन मेटल को भी ऐड करके ऑल बना सकते हैं. तो क्वेश्चन यहीं पे बनता है असर्शन रीजनिंग में कि वी गेट अलॉय ओनली मिक्सिंग या एडिंग बाय टू मेटल्स. नहीं, मेटल्स एंड नॉन मेटल बोथ. ठीक है, एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल. होमोजीनियस मिक्सचर, टू और मेटल और अनमेटल एंड अ नॉन मेटल. ठीक है, इट इज प्रिपेयर. अब कैसे प्रिपेयर किया जाता है, फर्स्ट मेल्टिंग एंड द प्राइमरी मेटल, देन डिजोल्व द अदर एनिमल्स इन इट डेफिनिट प्रोपोर्शन. एक प्रोपोर्शन होगा ना, उसी में किया जाएगा. ऐसा नहीं कोई कितना पार्ट कोई भी कर दिया जाए, ऐसा नहीं है. एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही उनको मिक्स करके उसके बाद कूल डाउन कर किया जाता है रूम टेम्परेचर पे. इस तरीके से हम प्रिवेंट करते हैं अपने जो मेटल्स हैं जो कोरोड हो जाते हैं. ओके, डिस्ट्रॉय होते हैं, आप कहेंगे जंग लग जाती है, क्षय हो जाते हैं. नेक्स्ट हमारा आ गया, एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है प्योर गोल्ड. प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट. अब हम सबको पता है कि 24 कैरेट जो है वो गोल्ड है वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसकी डायरेक्टली हम लोग ज्वेलरी नहीं बनाते हैं. तो हम लोग ज्वेलरी किसकी बनाते हैं, 22 कैरेट गोल्ड की. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है,
इट इज़ देयर फॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इट इज़ अलाइड विथ सिल्वर एंड कॉपर। तो थोड़ा बहुत तांबा मिला के या चांदी मिला के देन हम लोग 22 कैरेट गोल्ड बनाते हैं अपना ऑर्नामेंट्स। इट मीन्स द 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड एंड अलॉयड विथ 2 पार्ट्स ऑफ ईदर कॉपर और सिल्वर। तो याद रखना है कॉपर और सिल्वर का 2 पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं, इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मर्करी देन अलॉय इज नोन एज एन एमलगम। लेकिन अगर कोई मेटल्स में जिस मरकरी को हमने यूज़ किया है तो उस अलॉय को हम लोग क्या बोलते हैं, एमलगम बोलते हैं। याद रखना है इस पॉइंट को। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस देन प्योर मेटल। मेल्टिंग पॉइंट भी कमी होगा तभी तो देखिए स्टील वगैरह के बर्तन ऐसा थोड़ी ना मेल्ट हो जाते हैं, और उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी कम करते हैं, करंट पास जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल ब्रास किसका एलॉय है, अब ये याद रखना है, कॉपर एंड जिंक का, Cu+Zn ब्रास। ब्रॉन्ज, ठीक है, कॉपर एंड टिन का, आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी से हम उनका यूज़ कर सकते हैं। वेर एज कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। जबकि कॉपर क्या है वो तो हम लोग जानते हैं, सब लोग इलेक्ट्रिक के वायर बनाते हैं, लेकिन जब उसको ब्रास बनाने के लिए हमने उसको जिंक के साथ मिक्स कर दिया तो वो उतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं बन रह जाता है, फिर हम उसको दूसरे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सोल्डर एक आपने सुना होगा, जब इलेक्ट्रिक वायर्स को आपस में जोड़ते हैं, एक सिल्वर कलर का उसमें ऐड करते हैं, पीसीबी वगैरह अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा तो वो होता है लेड और टिन का, वो याद रखना है आपको। हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है, वेल्डिंग करने के लिए। चलिए यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें समझ ली, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी, कुतुब मीनार, द आयरन पिलर, इस ये क्या है, आयरन पिलर है। कुतुब मीनार दिल्ली में 1600 ईयर्स अगो बनाया गया था। उस समय आयरन वर्कर्स ने इसको मतलब इंडिया के बनाया था, समझिए। और क्या कौन सा उसमें यूज़ किया गया कि आज तक उसमें कोई रस्टिंग नहीं हुई है। फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्टिंग रेजिस्टेंट इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय साइंटिस्ट फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द आयरन पिलर इज 8 मीटर ऑफ हाई एंड वेट 6 टन्स मीन 6000 kg, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अपने हम लोग उससे भी रिवाइज कर लेते हैं अपनी PDF से। सो यहाँ पर कोरोजन हमने पढ़ा, आयरन में क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। कॉपर में क्या हो जाती है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है, जो कॉपर कार्बोनेट की होती है। दिस मीन्स ये CO2 से रिएक्ट करता है, ये मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है, और ये हमारा किससे करता है, सल्फर, जो सल्फर प्रेजेंट होती है एयर में उससे रिएक्ट करता है, ठीक है। ब्लैक कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है, ये ब्राउन, ये याद रखना है। प्रिवेंट कैसे करते हैं, गैल्वेनाइजेशन से कोटिंग करते हैं जिंक के गैल्वेनाइजेशन में। पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, मिक्सिंग मेटल्स इम्प्रूव, अलॉइंग कर सकते हैं, मतलब दो मेटल्स को या नॉन मेटल्स को आपस में मिक्स कर दें, उनसे हम लोग यहाँ पर जो है अलॉइंग कर देते हैं, जिससे मेटल को हम लोग और अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब अलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, ये तो हम समझ चुके हैं। ब्रास का क्या है, याद रखना है, कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज कॉपर टिन, सोल्डर लेड टिन, स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम निकल, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके PYQs भी हम करेंगे आगे के वीडियोज़ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।